नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे आपकी पॉकेट के बारे में, उन विषयों के बारे में जिनमें बात करने से कई बार हम हिचकिचाते हैं। देखो होता क्या है कि हमने जो कमाई की, कई बार मंथ एंड होते होते दो चार लोगों से कुछ पैसे उधार मांगने की नौबत आ जाती है। क्या उसी कमाई में इस स्थिति को हम समाप्त कर सकते हैं? क्या उसी छोटी सी कमाई में हम आगे के लिए भी कुछ बचा करके रख सकते हैं? इन सब चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हम आज हमारे साथ प्रभात खबर के CFO हमारे साथ आलोक पोद्दार जी हैं। आपका स्वागत है। धन्यवाद। एक एक आपकी बात इस पर आनी चाहिए कि क्या छोटी कमाई में ऐसा हो सकता है कि लोग उसमें से भी कुछ बचत जैसी चीज को कर सकते हैं, या फिर वो लगने लगता है कि नहीं ये तो हो नहीं सकता, आप कुछ दूसरी बात कर रहे हो? देखिए, आपका जो ये प्रश्न है, ये इसको यक्ष प्रश्न माना जाता है कि आज हम अगर करें तो कोई भी कारोबारी भी और कमाना चाह रहा है, और एक नौकरी पेशा आदमी जो 3 से 5 लाख के ब्रैकेट में, जिसे हम मध्यम वर्गीय कहते हैं, मिडिल क्लास, वो भी परेशान है, और जो बड़ा उच्च कारोबारी है या हाई सैलरीड है वो भी परेशान है। तो खर्चों को बढ़ाने की तो कोई लिमिट नहीं है। एक 2 व्हीलर से लेके भी आप रेंज दिखिएगा तो 1 लाख की बाइक है, 10 लाख की बाइक है, गाड़ी भी 5 लाख की गाड़ी भी है और 50 लाख की गाड़ी भी है। तो वो खर्चों को कैसे सीमित करें और पहले अपने सेविंग्स यानी कि बचत को हम प्राथमिकता दें कि मेरे पास अगर कुछ सैलरी आ रही है महीने के, अगर 25,000 30,000 रुपये भी आ रही है, तो हम कैसे उसमें से 1,000 2,000 की एक सेविंग करनी शुरुआत तो करें। तो अपने आप देखिएगा कि एक आप लंबे रेस में एक अच्छी पोर्टफोलियो, अच्छी सेविंग्स जनरेट कर लेंगे। पर वो एक लगन की बात है, एक सोच की बात है जो आपको अपने अंदर ही जगाना पड़ेगा। नहीं तो आप पैसे कितने भी कमा लीजिए, खर्च उससे हमेशा ज़्यादा रहेंगे। तो 25 से 30,000 के ब्रैकेट में, या यूं कहें कि 20,000 की कमाई में भी एक तरीके की सेविंग को किया जा सकता है। तो ये एक किस्म की एक आपका इस पे और लेना चाहेंगे उदाहरण कि कई बार ना ऐसी बातचीत होती है, आम धारणा होती है कि बहुत ज़िंदगी में काम है, बहुत बहुत मतलब बच्चे की फीस देनी है, कहीं कई बार रूम हम रेंट पे लेके रह रहे होते हैं। क्या उन लोगों के लिए भी स्कोप है जिनके जीवन में ढेर सारे खर्चे हैं? देखिए, मैंने फिर से कह रहा हूँ कि आपको एक कॉपी और पेन लेके एक अपनी सबसे पहले तो आमदनी को लिखना पड़ेगा और हकीकत को स्वीकारना पड़ेगा कि ये मेरी आमदनी है। हम क्या करते हैं, हम काल्पनिक जीने की कोशिश करते हैं कि भाई मेरी कमाई मुझे पता है, पर मैं उसे भूलने की कोशिश करता हूँ कि मेरी कमाई कितनी। मैं खर्चों की तरफ ज़्यादा फोकस करता हूँ। अच्छा। ये खर्चा, ये खर्चा, ये खर्चा। अगर आप कमाई को लिख लें और अपने खर्चों को उस हिसाब से, जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि रांची में वैसे बहुत सारे स्कूल हैं या हमारे प्रदेश में बहुत सारे स्कूल हैं जो 1,000 रुपये फीस के भी है, 10,000 रुपये फीस के भी हैं। ठीक है। तो वो आपको तय करना है कि आपके बच्चे को आप किस स्कूल में भेजना चाहते हैं, आपकी बजट कितनी है। 1,000 रुपये महीने वाली स्कूल है कि 10,000 रुपये महीने वाली पर स्कूल? सर, सबकी चाहत रहती है कि सबसे अच्छे वाले स्कूल में बच्चा पढ़े। ये चाहत का कोई देखिए फिर परिभाषा नहीं है। चाहत तो है कि भाई हम विदेश घूमने जाएं, हम सिंगापुर घूमने जाएं, हम लॉस एंजलिस जाएं। चाहत नहीं। इसलिए मैंने कहा कि अपने सैलरी को आप लिखिए पहले, वो वास्तविकता का आईना दिखाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि आप आगे बढ़ने की न सोचें। मैं ये आपकी सोचने की जो शक्ति उसको रोकने की बात नहीं कर रहा हूँ, पर वास्तविकता आपकी कमाई कितनी है, जब तक वो आप कॉपी पेन में लिखेंगे नहीं, तब तक आप अपने खर्चों को लिख बांध नहीं सकते और सेविंग्स आप शुरू नहीं कर सकते हैं। अच्छा, तो अभी जो नया परिदृश्य बना है कोविड के बाद से, या कोविड काल से एक तरीके का इन्वेस्टमेंट का दौर शुरू हुआ है लोगों में, उसमें SIP एक चीज़ बहुत उभर करके सामने आई है। आपसे जानना चाहेंगे सर कि SIP क्या है और ये जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट है उससे कितना अलग है ये? देखिए, SIP का फुल फॉर्म अगर हम परिभाषित करें तो उसका मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि एक सोची समझी इन्वेस्टमेंट जो एक रणनीति के तहत आप लंबे परिधि के लिए करते हैं। ये क्या होता है, जस्ट आपको बहुत ही आम भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब होता है कि अगर आप आज के दिन में किसी एक कंपनी की शेयर खरीदने जाएं इक्विटी मार्केट से, तो हो सकता है उस पर्टिकुलर शेयर का दाम 500 रुपया हो, 5,000 भी हो सकता है जी। उस एक पर्टिकुलर शेयर का एक दिन का प्राइस, और आपको लगाने हैं 500 रुपये, तो आप तो उस शेयर को खरीद ही नहीं सकते हैं, राइट। तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में क्या होता है, सेबी ने बहुत सारे कंपनीज को अलाउ किया है कि आप वैसे लघु जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं जो इस इक्विटी मार्केट में आना चाहते हैं पर उनके पास पूंजी कम है और उतनी समझ भी नहीं होती है कई बार, तो आप एक फंड मैनेजर को अपना पैसा सौंप देते हैं। आपके जैसे बहुत सारे लोग जब उस फंड मैनेजर को पैसा सौंप देते हैं तब उसके बाद एक मोटी रकम आ जाती है। ठीक है। वो अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से उसको इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करता है। उसकी बहुत सारी गाइडलाइंस होती है, ऐसा नहीं कि जहाँ चाहे इन्वेस्ट कर सकता है। अच्छा। वो मैं धीरे धीरे बताऊंगा कि
फंड का नेचर क्या होता है, क्या बहुत सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स होते हैं, तो आपका पैसा एक सेफ हैंड्स में इन्वेस्ट होता है एक लर्नेड पर्सन के थ्रू, तो आपको उसका इन्वेस्टमेंट मिलता है और आप अपने छोटे राशि से भी मार्केट में एंटर करते हैं, इन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया शुरू करते हैं। सबसे पहले अब इसमें जानना चाहेंगे कि फ़ायदा क्या है और छोटे निवेशकों की आज हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, आपको फ़ायदा ये समझने की दरकार पड़ेगी कि एक महंगाई की एक दर होती है जिसे आम आदमी जनरली महसूस तो करता है पर परिभाषित नहीं कर सकता है। कल या आज हम बात करें, कोई वस्तु की कीमत 100 रुपये है, तो एक साल बाद उस वस्तु की कीमत बढ़ेगी, जिसे महंगाई दर बोलते हैं। वो 105 भी हो सकती है, 110 भी हो सकती है जी। तो ये जो इन्फ्लेशन या महंगाई दर है जो बढ़ रहा होता है, आपको इससे ज़्यादा रिटर्न अगर इन्वेस्टमेंट में नहीं मिलेगा तो ये महंगाई दर आपकी पूरी सेविंग्स को धीरे धीरे खा जाती है। और जो ट्रेडिशनल या कि हम बात करें जो चला आ रहा है परंपरा कि सेविंग करने का मतलब बैंक फिक्स डिपॉजिट या पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, उसमें क्या होता है कि आपको जो रिटर्न होता है वो टैक्स के बाद वो जनरली इन्फ्लेशन के नीचे रहता है, महंगाई दर से कम मिल जाता है। तो आज आपकी 100 रुपये की बचत की वास्तविक राशि टैक्स कटने के बाद हो सकता है 97 रुपये हो जाए अगर हम महंगाई दर को माइनस कर दें। तो आपको SIP कीजिएगा तो इक्विटी में जनरली क्या होता है कि वो महंगाई दर को बीट करने का लॉन्ग टर्म पे, फिर मैं कह रहा हूँ कि लंबी परिधि का ये इन्वेस्टमेंट होता है, तो आपको उसको नीचे गिराने या उसको बीट करने का एक मौका मिलता है। तो अगला सवाल भी सर इसी से जुड़ा हुआ है कि जो लंबे समय तक SIP में इन्वेस्ट करके रिटर्न कमाने का जो प्रोसेस है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्या कैसे करेंगे। लंबा समय यानी कितना? लंबा समय का परिभाषा ये होता है कि आप, अगर हम एज ब्रैकेट की बात करें, आपने अगर 18-20 साल की उम्र में पढ़ाई की स्टार्ट की है, कॉलेज गए हैं, 24-25 साल में अगर आपने पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद पहली नौकरी पा जाते हैं, तो वहाँ से अगर आप एक हैबिट बना ले कि हम अपने सेविंग्स का 10% पाँच जो आपकी जेब अलाउ करे, 500 रुपये से लेके 5,000 भी हो सकती है, 50,000 महीने भी हो सकती है। जैसे जैसे आपकी आमदनी बढ़ेगी उसका एक हम पोर्शन या एक अंश जरूर इक्विटी मार्केट में SIP के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है। तो आप धीरे धीरे देखिएगा कि वो ग्रो करके आपका एक और आमदनी का जरिया बन जाएगा और वो आपको एक मानसिक सुकून और हिम्मत भी देगा कि मेरा बुढ़ापा या मेरे जो रिटायरमेंट एज है उसमें मेरे पास एक बहुत बड़ी पूंजी रहेगी जो मेरे आगे के भविष्य के लिए रहेगी, जब आपकी नियमित आय यानी कि सैलरी जब बंद हो जाएगी। अच्छा, तो सैलरी के बाद की प्लानिंग भी SIP के जरिए हम कर सकते हैं। अच्छा, इसकी कोई शुरुआती राशि है क्या? मतलब कितने पैसे से SIP में जा सकते हैं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है? SIP को समझने के लिए आपको हम 2-3 टर्म्स और समझाते हैं। एक है AMC, असेट मैनेजमेंट कंपनी, और एक होता है फंड का नेचर यानी कि फंड का नाम। अमूमन क्या होता है कि लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि मैं नाम ले रहा हूँ, इससे आप कोई प्रोडक्ट का प्रचार मत समझिएगा, मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि लोगों को समझ में आए कि मैंने HDFC में म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया है। यहाँ समझने की दरकार है कि HDFC म्यूचुअल फंड एक AMC है, यानी कि वो कंपनी है जिसे सेबी ने लाइसेंस दिया है मार्केट से पैसा लेने का और इन्वेस्ट करने का। आपने किस फंड में इन्वेस्ट किया है वो फंड का एक नाम होता है। अच्छा, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, मल्टी कैप, सेक्टोरल फंड यानी कि बैंकिंग सेक्टर के फंड, रियल एस्टेट सेक्टर के फंड। तो आपको ये समझ लेना पड़ेगा अपने वित्तीय सलाहकार से, या अगर आप पढ़ने में इंटरेस्ट करते हैं कि हम किस कैटेगरी ऑफ फंड में लगाएं। स्मॉल कैप मतलब होते हैं जो छोटी कंपनियां हैं जो आगे भविष्य में बड़ी कर सकती हैं। जैसे रिलायंस, अगर मैं नाम लूँ बिकॉज वो जाना माना नाम है, तो रिलायंस लार्ज कैप की कैटेगरी में आता है। ठीक है। पर कोई उभरती हुई कंपनी है जो लिथियम बैटरी बना रही है वो स्मॉल कैप में आएगी अभी के ज़माने में। तो स्मॉल कैप यानी कि चूहा हाथी बन सकता है, तो आप जोखिम थोड़ा ज़्यादा ले रहे हैं। और लार्ज कैप है वो ऑलरेडी हाथी है और वो हाथी बड़ा होगा, तो आप एक जोखिम कम ले रहे हैं। तो इसमें रिटर्न, चूँकि रिस्क एंड रिवार्ड गो हैंड इन हैंड, मतलब जितना आप जोखिम लीजिएगा उतना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। अच्छा। तो आप स्मॉल कैप में लगाएं कि मिड कैप में लगाएं कि लार्ज कैप में लगाएं, ये आपको समझना पड़ेगा और अपने वित्तीय सलाहकार से भी सलाह लेना पड़ेगा कि आपके एज ब्रैकेट के हिसाब से किस कैटेगरी में जाना चाहिए। ओके, ठीक है। पर ऐसा कोई राशि नहीं है क्या? हम कुछ बता सकते हैं यूजर को? राशि में वही है कि हर AMC का अपना नियम कानून होता है। कुछ राशि कुछ फंड में 500 रुपये से स्टार्ट होती है। कहीं वो बोलते हैं 1,000 मिनिमम देना पड़ेगा, कई बड़े फंड्स बोलते हैं कि हमें 5,000 चाहिए। तो अगर मैं राशि की बात करूँ, न्यूनतम राशि जो वो 500 रुपये भी हो सकती है, और 500 रुपये मतलब वो एक बार पर मंथ भी हो सकती है या 5,000 रुपये भी हो सकती है। लमसम में कोई लिमिट नहीं है, पर हाँ कई म्यूचुअल फंड बोलते हैं कि अगर आपको SIP शुरू करनी है तो कम से कम
500 रुपये की राशि हर महीने। अच्छा, SIP में एक और होता है कि हर महीने में भी क्लासिफिकेशन है कि महीने में आप वीकली भी कर सकते हैं, डेली SIP भी कर सकते हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको कितने रुपए इन्वेस्ट करते हैं, वैसे आपको SIP की फ्रीक्वेंसी सेट करनी पड़ेगी कि हम वीकली SIP चाहते हैं, मंथली SIP चाहते हैं, और न्यूनतम राशि अगर हम माने तो 500 रुपये की राशि आप एक मान सकते हैं। आपने कहा कि म्यूचुअल फंड में तय करते हैं, इसका SIP और म्यूचुअल फंड का जो संबंध है सर, उसको थोड़ा साफ कर दें लोगों के लिए। हाँ, SIP एक नाम है, इन्वेस्टमेंट का जरिया है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यानी कि आप जब फॉर्म भरेंगे या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें पूछा जाता है कि आप जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें आप लमसम कर रहे हैं कि आप SIP चाहते हैं। लमसम का मतलब होता है कि आप अपनी एक मुश्त राशि इन्वेस्ट कर रहे हैं। जहां आप SIP को टिक करेंगे तो वहां पूछेगा कि SIP की फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी कि आप डेली करना चाहते हैं, वीकली करना चाहते हैं, मंथली करना चाहते हैं या क्वार्टरली करना चाहते हैं। ठीक है। और जैसे उसको आप टिक कीजिएगा फिर पूछेगा किस तारीख को चाहते हैं। तो यानी कि आपने अपना, जैसे EMI होता है ना लोन के केस में, कि आपका लोन कैलेंडर में EMI फिक्स होता है कि ये राशि आपके बैंक अकाउंट से हर इस तारीख को कट जाएगी जी। जस्ट इसका उल्टा है SIP, यहाँ कटेगी पर वो इन्वेस्ट होगी उस पर्टिकुलर तारीख को, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से जो आपके बैंक को मैंडेट दिया है। ठीक है। तो अगला सवाल इस चीज़ से जुड़ता है कि कई बार ना बाजार में पैसा लगाते वक्त आदमी घबराता है, चाहे वो SIP हो, म्यूचुअल फंड हो, या किसी भी स्वरूप में जब वो शेयर बाजार में जाता है उसको लगता है कि ये पैसे पता नहीं वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। तो जब हम एक लंबे इन्वेस्टमेंट प्लान की बात कर रहे हैं और जो कि जोखिम से भरा हुआ है, आपने शुरुआत में जिक्र किया, तो ऐसे समय में खुद को बचाने की क्या तरकीब है, करें क्या? इसमें आप अपने वित्तीय सलाहकार से अगर थोड़ा सलाह लेंगे तो वो आपको बताएगा कि कुछ पैसे आप थोड़ा जोखिम भरे फंड हो सकते हैं, कुछ होते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट, हाइब्रिड जिसको हम कहते हैं। मतलब उसमें क्या होता है, इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट का एक मिक्सचर होता है, 65-35 का जनरल रेशियो होता है। अच्छा। कुछ होते हैं गोल्ड ETF, वो भी SIP का जरिया हो सकता है। मतलब कि इसमें आपको पूरा एक बुके है इन्वेस्टमेंट का, रिस्की इन्वेस्टमेंट। और आजकल तो रिस्क बैरोमीटर भी छापना जरूरी है, रेड से लेके ग्रीन तक का एक बैरोमीटर रहता है आम आदमी को समझने के लिए। अच्छा। उस बैरोमीटर का सुई जितना लाल की तरफ रहेगा उतना जोखिम ज्यादा उस फंड में। अच्छा। और जितना वो हरी की तरफ रहेगा, बीच में पीला भी रहता है, उतना उस फंड में जोखिम कम है। तो सेबी ने बहुत सारे इस तरह के इनिशिएटिव लिए हैं जो एक आम इन्वेस्टर को समझने में हेल्प करे, जो उतना वित्तीय जानकारी का अभाव रहता है, उतना एक्सपर्टाइज नहीं रहता है कि वो ग्राफ और पिक्चर्स देख के समझ जाए कि इस फंड का जोखिम कितना हो सकता है। तो आप अपने एज के हिसाब से, जैसे अगर आप रिटायर होने जा रहे हैं, आपकी उम्र ऑलरेडी 55 साल हो गई है, तो वहाँ आपको जोखिम लेने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि आपने पूरी अपनी कमाई को प्लान करके कहीं और इन्वेस्ट कर दिया होगा और आपको अब उस इन्वेस्टमेंट से एक फिक्स्ड इनकम चाहिए। तो आप वो रिस्क नहीं ले सकते हैं 55 या 58 साल की उम्र में। तो वहाँ आपको हम सलाह देंगे कि आप डेट इंस्ट्रूमेंट की तरफ जाइए, जहाँ इक्विटी में मत जाइए। अच्छा। और अगर आपका एज कम है, मान लीजिए आपकी एज 30-35 की उम्र में है, तो आप जरूर रिस्क लीजिए, क्योंकि आपके पास 20-25 साल का एक हॉरिजन है, जहां अगर आप लंबा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मार्केट चाहे कितना भी उतार चढ़ाव हो, आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट या इंडिया में वो अभी तक हिस्टोरिकली अपवर्ड ट्रेंड की तरफ गया है। अच्छा, ये इसी से जुड़ता हुआ सवाल है कि कोई ऐसा समय है जब लोगों को लगने लगे कि नहीं, ये वाला SIP में करके हमने गलत कर दिया और फिर उसको मैं स्विच करना चाहता हूँ, बदलना चाहता हूँ, दूसरे पे जाना चाहता हूँ, ऐसा कोई मैकेनिज्म है? ये एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। फाइनेंस का मार्केट में इसे कहा जाता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस शेयर मार्केट के केस में ज़्यादा ये लाजमी है कि जब आप कोई शेयर खरीदते हैं तो आप तो इस अंदेशा से खरीदते हैं कि ऊपर की तरफ जाएगा, इसकी गारंटी तो कहीं नहीं है। पर अगर वो ऊपर नहीं गया और खुदा ना खास्ता वो नीचे गिरा, तो नीचे जब गिर रहा होगा तो किस लेवल तक गिरेगा कि हम बर्दाश्त करेंगे। आपने कोई शेयर अगर 100 में खरीदा है, वो बढ़ा नहीं, वो गिरते जा रहा है, तो आपको ये खरीदते समय पता होना चाहिए कि हम कितने लेवल तक इसे गिरने देंगे। अगर गिर रहा है तो हम इसे उस लेवल पे लॉस को बुक कर लेंगे। अच्छा। कि 80 में बुक करेंगे, 60। तो उसी तरह SIP में अगर आप अवलोकन करेंगे तो हो सकता है कि कुछ परफॉर्मेंस, देखिए आप एक उम्मीद पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो उम्मीद अगर खरी नहीं उतरी, मार्केट आपके सपोर्ट में नहीं रहा, तब हो सकता है रिटर्न उसमें बिल्ट नहीं हो रहा हो। तो इसमें हर का अनुभव अलग है। मैं अपना अनुभव शेयर कर सकता हूँ, साझा कर सकता हूँ कि जनरली मैं क्या करता हूँ, साल में एक दिन फिक्स कर लिया हूँ, मेरा जन्मदिन का दिन। अच्छा। वो मैं भूलूंगा नहीं। तो जन्मदिन के दिन मैं अपने पूरे पोर्टफोलियो को देखता हूँ कि भाई मैंने इस फंड में पैसा लगाया था, मेरी उम्मीद थी कि यह फंड मान लीजिए 15% देगा, या तो उससे ज़्यादा या कम दे रहा है। तो कम दे रहा हो तो मैं उसको स्टडी करता हूँ कि क्या कुछ पर्टिकुलर रीज़न की वजह से कम दे रहा है। लगता है कि नहीं सब कुछ ठीक है, दूसरे फंड अच्छा दे रहे हैं, खाली उस फंड में प्रॉब्लम है, तो मैं उसे
और इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, मैं उसको स्विच करने की सोचूंगा। तो साल में एक दिन, प्रॉब्लम क्या होता है कि हम आज पैसा लगाते हैं और कल देखना स्टार्ट कर देते हैं मोबाइल पे सब तरह के एप्लीकेशंस में कि इसका आज का NAV है कितना प्लस माइनस। वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपको इन्वेस्टमेंट समझना पड़ेगा, वो इनकम जनरेशन और वेल्थ जनरेशन दोनों अलग फंडे हैं। तो SIP में आप वेल्थ क्रिएट करना चाह रहे हैं, उससे आप आमदनी नहीं करना चाह रहे हैं। अच्छा। एक पूंजी खड़ी करना चाह रहे हैं भविष्य के लिए, तो उसके लिए आपको सब्र यानी कि पेशेंस रखना पड़ेगा। और साल में एक दिन फिक्स कीजिए, जो दिन आपको याद रहे। वो कोई भी दिन हो सकता है, फर्स्ट ईयर ऑफ फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है, 1 जनवरी हो सकती है, आपका इंक्रीमेंट का डेट हो सकता है, शादी का सालगिरह हो सकता है। जब आपको लगे कि दिन याद है, अपने पोर्टफोलियो को बैठ के निहार लीजिए एक बार कि कौन कौन से फंड अच्छा कर रहे हैं, उनको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जो अच्छा नहीं कर रहे हैं उनको हम अपने वित्तीय सलाहकार से या कुछ पढ़ के, कुछ जानकार लोगों से सलाह लेके उसे चेंज कर लेंगे। जी, रुकते हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। इसके बाद हम कंटिन्यू रखेंगे CFO आलोक पोद्दार जैसे बातचीत। नमस्कार, मैं नीलोत्पल मृणाल घर से बहुत दूर हूँ और अपनों की खबर जानना चाहता हूँ, अपने इलाकों की सुर्खियाँ जानना चाहता हूँ, अपने राज्य का हाल जानना चाहता हूँ। और वर्षों से जब भी मोबाइल की स्क्रीन पर उंगलियाँ चलती हैं तो प्रभातखबर.com पर भरोसा जाता है और फिर मोबाइल पर दिखने लगता है अपना गांव, अपना इलाका, अपनों की खबर। तो घर से बहुत दूर प्रभात खबर आपका आभार, मुझ तक मेरे अपनों का समाचार पहुंचाने के लिए। खबरों की इस भीड़ में एक भरोसे का नाम है प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। सवालों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं और ये पूछते हैं कि बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट तब सोचना शुरू करते हैं जब सरकार उनसे कर लेना शुरू कर देती है, टैक्स लेना शुरू कर देती है। तो क्या SIP का कोई बेनिफिट हमें इनकम टैक्स वाले स्लैब में भी मिलता है? ये सवाल है सर। देखिए, ये थोड़ा सा उलझा हुआ सवाल है। इसमें अभी जो नई टैक्स रिजीम आई है उसमें सरकार ने सब तरह की इंसेंटिव या टैक्स छूट को हटा लिया है। यानी कि सरकार का कहना है कि भाई आप अब सेविंग्स, टैक्स के चलते सेविंग्स मत कीजिए। तो पुराने रेजिम में एक इंसेंटिव होता था 1.5 लाख रुपए के 80C में, जहां आप इक्विटी फंड्स में भी इन्वेस्ट SIP के थ्रू भी जाते थे। अगर कुछ टैक्स सेविंग इक्विटी फंड्स होते थे तो उसमें अगर आप इन्वेस्ट करेंगे 1.5 लाख की छूट मिलती थी। पर अब जो रुझान है लोगों का, नए टैक्स, सरकार की मंशा भी यही है, तो वित्त मंत्री ने घोषणा भी की है, नया डायरेक्ट टैक्स कोड आ जाएगा। और मेरी जहाँ तक उम्मीद है कि भाई नए डायरेक्ट टैक्स कोड में सरकार पूरी तरह से पुराने टैक्स रेजिम को विद्रोह ही कर लेगी। तो आने वाले दिनों में ये छूट की गुंजाइश तो कम है। पर हाँ, एज ऑन डेट अगर आप पूछिएगा तो टेक्निकली अगर जो पुराने टैक्स रेजिम में है उन्हें एक SIP में या इन्वेस्टमेंट, अगर इक्विटी मार्केट में कुछ पर्टिकुलर फंड्स होते हैं, टैक्स सेविंग फंड्स होते हैं, उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 1.5 लाख तक की छूट आपको 80C में मिलती है। नए टैक्स रेजिम में ऐसी कोई छूट नहीं है। छूट नहीं है। SIP को लेकर के या शेयर बाजार को ही लेकर के कई तरह की भ्रांतियां, गलत फहमियां लोग पालते हैं। तो आज तो हम खास तौर पे बात कर रहे हैं SIP पे। SIP को लेकर के कोई ऐसी गलत फहमी है जिसको दूर करना चाहेंगे सर आप? SIP का जनरली लोग, मैंने शुरू में भी कहा था कि फंड का नाम यानी AMC को, कंपनी को लोग SIP समझ लेते हैं कि मैंने बिरला में इन्वेस्ट किया है, मैंने HDFC में लगाया है, मैंने टाटा में इन्वेस्ट किया है। वो AMC कंपनी है, आपको समझना पड़ेगा। उसे मैंडेट दिया गया है पैसों को देखने का, संभालने का। आपने किस फंड में पैसा इन्वेस्ट किया, वो फंड का नाम जनरली लोग याद नहीं रखते या भूल जाते या स्किप कर जाते हैं। वो फंड को समझना, उसका नेचर को देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, मल्टी कैप, कमोडिटी के हो सकते हैं, गोल्ड के फंड हो सकते हैं, डेट हो सकते हैं, हाइब्रिड हो सकते हैं, आर्बिट्राज फंड, देयर आर m नंबर ऑफ फंड्स। तो फंड का एक क्लासिफिकेशन होता है और वही उसका रिस्क को डिटरमाइन करता है। अच्छा। तो जनरली लोग उस दोनों के आपस के बीच में उलझ जाते हैं कि मैंने इस AMC में पैसा लगाया है। वो AMC को पैसा आपने दिया है, पर फंड पैसा लगा आपका उस पर्टिकुलर फंड में। एक सवाल ये रहेगा कि इस वक्त अगर कोई आज 2024 का हम लगभग एंड पे हैं, 2025 के शुरुआत में, तो क्या ये सही समय है SIP में जाने के लिए? अब बाजार को कैसे देख रहे हैं इस वक्त? देखिए, ये ऐसा $1 मिलियन क्वेश्चन से कहा जाता है कि अगर इसका आंसर मुझे पता होता तो हो सकता है कि मैं खुद ही सारा पैसा अपना लगा चुका होता या निकाल चुका होता जी। तो एक पुरानी कहावत है इंग्लिश में, मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, हिंदी में बता दूंगा कि देयर इज़ नो राइट टाइम टू एंटर अ मार्केट, द टाइम यू डिसाइड टू एंटर द मार्केट इज़ द राइट टाइम। मतलब अच्छा, मार्केट में अंदर इन्वेस्ट करने का कोई सही समय नहीं है। आप जिस दिन उस मार्केट में इन्वेस्ट करने का सोच लेंगे, तय कर लेंगे, वही सही समय है। जी जी, आपको शुरुआत करनी है। शुरुआत करनी है। एक कॉमन क्वेश्चन है और ये आखिरी सवाल भी होगा कि एक थॉट प्रोसेस है कि जो कमाओ वो खर्च कर दो, सब आज ही में है, कल का कुछ है नहीं। इस थॉट के बारे में सर क्या आप कहेंगे? किस तरह की चुनौती आदमी की होती है जो इस मानसिकता के साथ जी रहा होता है?
देखिए एक ये वित्तीय सलाहकार के तौर हाँ, वित्तीय सलाहकार के तौर पे मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि बचत बहुत ज़रूरी है आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आप बचत नहीं करते हैं तो आप क्या करते हैं, अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा खर्च कर देते हैं ऐसी चीज़ों के पीछे जो हो सकता है कि इम्पल्सिव यानी कि क्षणिक सुख दे के जाए, जो आप दूसरे को, जिसको कहते हैं लाइफस्टाइल फॉलो करना, कि उसके पास ये अच्छी गाड़ी तो मैं उससे बड़ी गाड़ी खरीदूँ, उसके पास ये रेस्टोरेंट में जाने का पावर तो मैं उससे बड़ी रेस्टोरेंट में जाऊँ। तो इसकी कोई अंत नहीं है। जो बचत आप करेंगे तो उससे क्या होगा, आपको मानसिक सुकून मिलेगा और आपके अंदर एक हिम्मत भी जागती है कि मेरे पीछे मेरी संपत्ति खड़ी है। बिकॉज एक नौकरी पेशा या मध्य वर्गीय आदमी के लिए उसकी आमदनी का एक एज होता है। बनस्पत अगर हम कंपेयर करें किसी कारोबारी से, तो जब तक वो जिंदा है वो कारोबार कर सकता है, जब तक उसका शरीर साथ दे। पर नौकरी पेशा लोगों के पास ये छूट नहीं है। उसकी एक उम्र तक ही उसको, वो 60 हो सकता है, 65 हो सकता है, वो डिबेट का इशू है। राइट। पर उस उम्र के बाद उसे रिटायरमेंट लेना पड़ता है। तो जब आप रिटायर करेंगे तो आपकी आमदनी बंद हो जाती है। तो उस आमदनी बंद होने के बाद अपने आप लाइफ को कैसे जिए और निर्भीक होकर जिए, रिस्पेक्ट के साथ जिए, उसके लिए बचत करना बहुत ज़रूरी है। और ये बचत एक दिन में नहीं होगी, ओवर द पीरियड, यानी कि एक लंबे समय के बाद ही होगी। और उसका एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट टूल है SIP। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक सर आपका। अच्छा, ये शो हमारे प्रभात खबर के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपलोड किया जाएगा, आप वहाँ देख सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि इस बातचीत के सिलसिले को हम यहाँ ख़त्म नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ शुरू कर रहे हैं। तो अगर आपके जहन में आपको अपनी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या इस तरह से बाजार से रिलेटेड कोई सवाल कौनता है मन में इस शो को देखने के बाद, तो आप हमें डिजिटल माध्यम से कमेंट करके अपनी जानकारी दे दीजिए। वेबसाइट पर भी कमेंट का ऑप्शन है, सोशल मीडिया पे कमेंट के ऑप्शन होते ही हैं। तो आप कमेंट के माध्यम से दे देंगे तो अगली बार जब हम आलोक सर को बुलाएंगे स्टूडियो में तो उनसे आपके सवालों पर भी जवाब लेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।